डोडो टीवी। कौन है इतनी सुबह? आ रही हूँ बाबा। दिव्या ने दरवाजा खोला तो अचानक एक साए ने उसका हाथ खींचा और उसे अपने साथ लेकर उड़ गई। कौन हो तुम? मुझे छोड़ो। कहाँ लेकर जा रही हो? तुझे अपने साथ लेकर जाना है, पर मैं तुझे तेरे शरीर के साथ नहीं ले जा सकती। वो साया उसे लेकर उड़े जा रहा था। दिव्या का चिल्लाते चिल्लाते गला सूख गया। वो साया उसे ऊंचे पहाड़ों में ले जाकर नीचे खाई में फेंक देता है। बचाओ, बचाओ। बचाओ, बचाओ। दिव्या, उठो, उठ जाओ। कोई बुरा सपना देखा क्या? हाँ, बहुत डरावना। क्या दिखा? सुबह का सपना था, कहीं सच हो गया तो मैं मर जाऊंगी। उन दोनों के बीच गहरा सन्नाटा पसर जाता है। उस सन्नाटे को चीरते हुए अलार्म बज उठता है। यार, सिर्फ एक सपना ही तो था। लीव इट। वॉक पर चले? हाँ, सपना ही तो था। चलो चलते हैं। वो दोनों वॉक के लिए निकल जाते हैं। वॉक करते करते उन्हें महसूस होता है कि कोई साया आकर उनको बार बार घेर रहा है। वो उस साए से बचते बचते रोड के बीच में आ जाते हैं। तभी एक सामने से ट्रक आ जाता है। दिव्या जल्दी से कार्तिक को धक्का देती है। कार्तिक दूर जाके गिरता है। जब खुद को संभाल कर वो दिव्या की तरफ देखता है तो वहां लोगों की भीड़ लगी होती है। वो दौड़कर भीड़ को चीरकर अंदर जाने की कोशिश करता है। तभी पीछे से आवाज आती है, कार्तिक, कार्तिक। वो पलटकर दिव्या को देखता है और उसके पास जाकर उसे गले लगा लेता है। थैंक गॉड, तुम ठीक हो। मैं तो डर ही गया था। पता नहीं अचानक ट्रक कहां से आ गया। लगता है ड्राइवर पीकर चला रहा होगा। घर चले? हाँ बेबी, चलो। तभी वो साया फिर से कार्तिक को दिखता है। मैं आ जाऊंगी, तुम जाओ। वो साया दिव्या के पास आता है और चला जाता है। तुम किससे बातें कर रही हो? किसी से नहीं, घर चलो। वो दोनों वहां से घर की ओर चल देते हैं। तभी उन्हें एक एम्बुलेंस दिखाई देती है जो एक्सीडेंट वाली जगह की ओर जा रही होती है। यार, एक्सीडेंट के टाइम में तो बस हम दोनों ही वहां थे और हम दोनों तो ठीक है। ट्रक वाला तो तुरंत भाग गया था। तो ये एम्बुलेंस वहां क्यों जा रही है? कार्तिक, मुझे जोर से भूख लगी है, घर चलें? अच्छा बाबा, चलो। क्या खाओगी नाश्ते में? कुछ भी, बस जल्दी से ले आओ। मैं लाऊं? हाँ, क्यों नहीं ला सकते क्या? अरे बेबी, तुम बोलो और मैं ना लाऊं, ऐसा हो सकता है क्या? कार्तिक नाश्ता लाकर डाइनिंग टेबल पर लगाता है और दोनों खाने लगते हैं। तभी कार्तिक का मोबाइल बजता है। मोबाइल दूर रखा होता है तो कार्तिक वहां जाकर कॉल रिसीव करता है। हेलो, आप कार्तिक शुक्ला बोल रहे हैं, दिव्या जी के हस्बैंड? हाँ, आप कौन? मैं कुणाल हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। आपकी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया था।
इस हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में उन्हें लाया गया था। उनकी डेथ हो गई है। क्या बकवास ये? मेरी वाइफ मेरे साथ नाश्ता कर रही है, ऐसे प्रैंक्स मत किया करो, समझ गए? सर, आपके किसी जानने वाले ने ही आपकी वाइफ की पहचान की है और आपका नंबर दिया है। What bullshit! आप लोग हॉस्पिटल वाले भी ऐसा मजाक कर सकते हो क्या? वो बात करते करते मोबाइल लेकर डाइनिंग हॉल में आता है तो चौंक जाता है। वहां दिव्या नहीं होती है। वो इधर उधर सब जगह उसको ढूंढता है पर उसे वो कहीं नहीं मिलती। तभी फोन से आवाज आती है। सर, आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। और कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। कार्तिक सुन्न हो जाता है। उसके हाथ से मोबाइल छूटकर गिर जाता है। वो वहीं जमीन पर असहाय बैठ जाता है। बेचैन होकर रोने लगता है। रोते रोते वो जमीन पर ही लेट जाता है। दिव्या, तुम कहाँ चली गई? अभी तो हम अच्छे से नाश्ता कर रहे थे ना। प्लीज वापस आ जाओ, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। तभी किसी की आहट होती है। कार्तिक आंखें खोलकर देखता है तो खून लगे पैरों के निशान बन रहे होते हैं जमीन पर और वो आहट उसकी तरफ आ रही होती है। वो डर जाता है। दिव्या, मुझे पता है ये तुम सामने आ जाओ प्लीज। लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती है। पर्दे उड़ने लगते हैं और फिर उस डरावने माहौल में खून से लथपथ दिव्या और उसके साथ वो साया उसके सामने आ जाता है। वो बहुत डरावनी दिख रही होती है। जलती बुझती लाइट में वो और भी डरावनी दिखती है। दिव्या! कार्तिक, जल्दी चलो, वक्त नहीं है हमारे पास। बेबी, मुझे भी अपने साथ ले चलो। सुबह से तू मुझे घुमा रही है, अब चलेगी? मैं तो ट्रक एक्सीडेंट में ही मर गई थी। अब मुझे जाना होगा बाबू, अपना ख्याल रखना। वो साया आकर दिव्या का हाथ पकड़ लेती है और वो दोनों बंद दरवाजे को पार करके चले जाते हैं। कार्तिक वहीं निशब्द बैठ जाता है और फिर रोने लगता है। मन भावन, जैसा नाम वैसा गांव। जो लोग यहाँ एक बार आते वो बार बार यहाँ आने के बारे में सोचते और फिर सोचते भी क्यों ना। मन भावन गांव ही था इतना मन भावन। 1500 की आबादी वाले इस गांव में एक बहुत बड़ा और पुराना किला था। जो कि अब खंडहर बन चुका था। यह शूटिंग के लिए बिल्कुल उपयुक्त जगह थी। सरकार का ध्यान ना होने की वजह से यहां कोई टैक्स वगैरह की भी चिंता नहीं थी और जब चाहे तब शूट भी कर सकते थे। यह किला अंदर से भूल भुलैया की तरह था। अगर कोई अनजान व्यक्ति अंदर खो जाए तो बाहर निकलना मुश्किल था। अमित और अनन्या अपने फोटोग्राफर के साथ यहां प्री वेडिंग शूट के लिए आए थे। अमित, तुमने इस जगह को ढूंढा कैसे? आपके लिए तो जन्नत भी ढूंढ ले, ये तो फिर भी किला है। किला या खंडर? देखो, हमारे शहर के सबसे नजदीक यही है। अब इसे किला समझो या खंडर समझो। सर, अच्छी जगह है, आप लोग टचअप कर लीजिए, तब तक मैं लोकेशन सेट करता हूँ। वो लोग रेडी होकर किले में जैसे ही प्रवेश करते हैं वैसे ही एक बड़ा सा चमगादड़ अनन्या के सर के नजदीक से निकल जाता है। ओह माय गॉड, ये क्या है? तो इतनी डरपोक हो? अरे मैडम, चमगादड़ था,
ऐसी जगहों पर रहते ही है। अच्छा, यहाँ इतनी गंदी बदबू क्यों आ रही है? ये भी चमगादड़ की होगी, साफ सफाई तो होती नहीं है। वो लोग किले के अंदर कुछ दूर चले थे कि नीचे की ओर जाती हुई सीढ़ियां दिखी। तो वो लोग नीचे और फिर और नीचे उतर गए। वो जगह बहुत सुंदर थी। अनन्या गोल गोल घूमकर खुश होते हुए बोली, अमित, ये जगह तो बहुत सुंदर है। हम यहाँ करते हैं शूट। ठीक है, पर मैंने सुना है जैसे जैसे और नीचे जाओगे वैसे वैसे और सुंदर लोकेशंस मिलेंगी। शुरू तो करते हैं पहले। वो लोग पोज देने लगते हैं और फोटोग्राफर शूट करना शुरू करता है। तभी एक औरत का साया अनन्या के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। फोटोग्राफर चौंक जाता है। जैसे ही कैमरे की स्क्रीन पर देखता है तो अनन्या के पीछे कोई नहीं होता। वो फिर जैसे ही कैमरे के ऊपर देखता है तो फिर साया नजर आता है। वो डर जाता है। वहाँ कौन है? कहाँ कौन है? ये जगह जितनी सुंदर है उतनी डरावनी भी। तुम लोग प्लीज डराओ मत। सर, मैं तो जा रहा हूँ, आप लोग किसी और को बुला लो। अरे भाई, तुम्हारा कोई भ्रम वगैरह होगा। ऐसे भी शाम होने वाली है। जल्दी से शूट फिनिश करो और बस 7 बजे निकलते हैं। और अगर जाओगे भी तो यहाँ से कोई टैक्सी नहीं मिलेगी इस टाइम। तो फोटोग्राफर ना चाहते हुए भी फिर से कैमरा उठाता है और शूट करने लगता है। जैसे ही वो दोनों पोज देना शुरू करते हैं तो इस बार वो साया अनन्या को भी दिखाई दिया। और वो साया ठीक वैसे ही खड़ा था जैसे अनन्या खड़ी थी, अमित के दूसरी तरफ हाथ में हाथ डाल के। अमित, फोटोग्राफर सही कह रहा है, यहाँ कोई है। क्या? अनन्या ने अमित का हाथ छोड़ दिया था, पर उस साये ने अभी भी अमित को पकड़ रखा था। फोटोग्राफर डर के मारे वहां से भाग गया। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? पैसे नहीं चाहिए तुम्हें? अमित, यहाँ से चलो, जल्दी चलो। अनन्या पागल हो गई हो क्या? मैं पहले भी आया हूँ और रात भर के लिए यहाँ रुका भी हूँ। ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम लोग समझ रहे हो। अनन्या ने पीछे पलट कर देखा तो अभी भी वो साया अमित का हाथ पकड़े खड़ी थी। अच्छा, तो फिर ये क्या है? कौन? कहाँ? तभी वो जगह हिलने लगती है। कहीं कहीं से वो खंडर ढहने लगता है और वो साया अब अमित को भी दिखने लगता है। आसपास के कमरों से लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है। भागो, ये खंडर ढहने वाला है। भागो, ये खंडर ढहने वाला है। भागो, ये खंडर ढहने वाला है। अनन्या अमित को खींचने की कोशिश करती है पर अमित अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता। पूर्वा, तुम? कौन पूर्वा? अमित? हाँ, मैं। तुमने मुझे पहचान लिया? मुझे लगा अपने नए शिकार के सामने मुझे नहीं पहचानने की एक्टिंग करोगे। नई शिकार से मतलब क्या है तुम्हारा? हा 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 हा। अमित, तुमने बताया नहीं इसे मेरे बारे में। तुम तो मर गई थी ना? मैं मर नहीं गई थी, मार दी गई थी। अनन्या शॉक्ड हो जाती है और घबराते हुए बोलती है, ये तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? अमित, तुम इसे कैसे जानते हो? मैं अरे ये फट्टू क्या बताएगा, मैं बताती हूँ ना। तुम ऐसे नहीं बोल सकती मेरे अमित को। अब पूर्वा को भी गुस्सा आ जाता है और उसके गुस्से के साथ साथ
आंधी तूफान आने लगता है। तुम्हारा अमित, अगर मैं अभी जिंदा होती तो ये मेरा होता। दरअसल ये तो किसी का हो ही नहीं सकता। क्यों अमित? अब अमित पूरी तरह से डर चुका था। वो अनन्या का हाथ पकड़कर सीढ़ियों की तरफ भागा, पर खंडर के ढहने की वजह से जो पत्थर गिरे थे उसकी वजह से सारा रास्ता ब्लॉक हो चुका था। देखो, तुम जो कोई भी हो, अमित को माफ कर दो। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अमित ऐसा नहीं है। अमित कैसा है यही तो बताने आई हूँ। तुम मत घबराओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। मैं तो तुम्हें इस दुष्ट के चंगुल से छुड़ाने आई हूँ और अपना बदला लेने। मुझे माफ कर दो पूर्वा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है ना, प्लीज मुझे माफ कर दो। माफी? और तुम्हें? अनन्या, ये बहुत बड़ा जालसाज है। तुम्हें शादी का झांसा देगा, अपने प्यार में फंसा के, किसी से तुम्हारी कीमत वसूल के तुम्हें उसे बेच देगा, है ना अमित? कितने में सौदा किया इस बार? ये क्या बकवास है? अनन्या, आई एम सॉरी। मैं पहले ऐसा करता था पर अब नहीं। जब से तुमसे मिला हूं तब से ये सब बंद कर दिया है। तुम जैसे इंसान को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है अमित। कितने ही मासूमों की जिंदगी इसने बर्बाद की है। अगर यह जिंदा बचा तो ना जाने और कितनी लड़कियों का सौदा करेगा। पूर्वा ने गुस्से से छत को देखा और उस खंडर का एक टुकड़ा अमित पर गिरा और वो वहीं ढेर हो गया। जीवनपुर गांव में सब कुछ अच्छा चल रहा है। ये ज्यादा बड़ा गांव नहीं है, बल्कि यहाँ बहुत ही कम लोग रहा करते हैं। सब लोग एक दूसरे के साथ प्यार से रहते हैं। लेकिन इस गांव के लोग नहीं जानते कि अचानक उनकी जिंदगी बदलने वाली है, और ये बदलाव अच्छा तो बिल्कुल नहीं होने वाला। शाम के वक्त रोज की तरह सीमा पानी भरने के लिए कुएं पर जाती है। आज तो पानी भरने जाने भी कुछ ज्यादा ही देर हो गई। चलो कोई बात नहीं, कल से तो तड़के ही जाया करूंगी पानी भरने। सीमा पानी भरने के लिए रस्सी में बंधा हुआ मटका कुएं में डालकर ऊपर खींचने लगती है। सीमा वहां कहीं नहीं है। कुएं के पास वो रस्सी जिसमें मटका बांधकर सीमा पानी खींच रही थी, उस मटके में खून भरा हुआ था। सीमा के काफी देर तक घर लौटकर ना आने पर उसका पति मनीष परेशान हो जाता है। सीमा अभी तक क्यों नहीं आई है? मैं कुएं पर जाकर देखता हूँ। वो कुएं पर पहुंचता है। सीमा, कहाँ हो तुम सीमा? ये मटका, ये तो सीमा लाई थी पानी भरने के लिए। यही है वो। सीमा वहां कहीं नहीं दिखती और मनीष उसे ढूंढकर थक हार कर अकेला ही घर वापस आ जाता है। अगले दिन गांव के प्रधान का बेटा हसमुख पानी भरने कुएं पर पहुंचता है। कितना अच्छा भला मैं दोस्तों के साथ गांव में पीछे क्रिकेट खेलने जाता था, पर पापा ने यहाँ पानी भरने भेज दिया। चलो कोई नहीं, पानी भर कर फिर खेलने जाऊंगा। आज ब्लू है पानी 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 पानी, और दिन भी सानी 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 सानी। गुनगुनाते हुए हसमुख पानी भरने कुएं पर पहुंचता है और अपनी रस्सी बंधी हुई बाल्टी कुएं में गिराता है। कुएं के पास हसमुख की बाल्टी खून से भरी हुई रस्सी में बंधी रखी है और हसमुख वहां कहीं नहीं है। यो छोरा अभी तक आयो क्यों ना? दोस्तन के साथ मटर गश्ती करबे में रुक गया होगा। कहूं अब ही देख कर आटू, आज जे पिटेगा मुंह से बहुत कसके। प्रधान हसमुख को ढूंढते हुए कुएं के पास पहुंचता है। वहां हसमुख की जगह मिलती है तो खून से भरी बाल्टी।
प्रधान के बेटे सीमा और गांव के और भी लोगों के साथ ऐसी ही घटना होती है। अब गांव में सब लोग धीरे धीरे डरने लगते हैं और गांव में दहशत फैल जाती है कि आखिर कुएं में पानी भरने जाने वाले लोग जा कहां रहे हैं। गांव के लोग भी कम होने लगते हैं। और मुझे तो ये लग रहा है कि कोई हमारे गांव में लोगन को उठा के ले जा रहा है। पर ऐसा कौन करेगा और क्यों? एक्चुअली में पता करना चाहिए आखिर ये हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। ऐसा करते हैं हम तीनों आज शाम को कुएं के पास जाते हैं और छिप कर देखते हैं कि आखिर बात क्या एक्चुअली। वो तीनों कुएं के पास पहुंचते हैं और कोने में छिप जाते हैं। थोड़ी देर में गांव का ही एक आदमी कुएं पर आता है और वो पानी भरने के लिए मटके को कुएं में डालकर ऊपर खींचने लगता है। जैसे ही वो पानी खींचने की कोशिश करता है, वो रस्सी के साथ कुएं में अंदर घुस जाता है और मटका बाहर आ जाता है जिसमें खून भरा है। ये तीनों ये देखकर बहुत डर जाते हैं। यार अब तो कोई शक नहीं, ये काम किसी भूत या चुड़ैल का है। ये किसी इंसान का काम तो दूर दूर तक नहीं है, मैं बता रहा हूँ। हाँ, अब हम लोगों को कुएं से दूर रहना होगा। अरे पर ऐसा हो कैसे सकते है? पानी तो कुएं से इस्तेमाल करने पड़ेगा। ये चुड़ैल को इलाज सिर्फ दिव्य दृष्टि वाले बाबा कर सकते हैं, जिन्हें चुड़ैल कहूं दिख जाते और वो बात पकड़ लेते। तो फिर हमें बिना देर किए बाबा के पास चलना चाहिए और अपने गांव को इस संकट से बचाना चाहिए। वो तीनों बाबा के पास पहुंचते हैं। कहो, क्या तकलीफ है? चुड़ैल का साया है या भूत करीब है? बाबा, हमारे गांव पर बहुत बड़ा संकट आ गया है। हमारे गांव में कुआं में वो भूत प्रेत या चुड़ैल है। ऐसा कहते हुए वो तीनों बाबा को पूरी बात बताते हैं। बाबा उनकी बात सुनकर कहते हैं, चिंता ना करो, सही जगह आए हो तुम लोग। चलो मेरे साथ उस कुएं पर, देखता हूँ ये कौन सी चुड़ैल है जिसने सबको परेशान किया हुआ है। बाबा उन तीनों के साथ कुएं पर पहुंचते हैं और कुएं में झांक कर देखते हैं। चुड़ैल है इस कुएं में, बहुत शक्तिशाली, कई साल पुरानी चुड़ैल जो कहीं से भगाई गई है और इसलिए यहाँ पर अपना ठिकाना बनाया है इसने। चुड़ैल बाहर निकल आती है। सही कहा रे बाबा तूने। बड़ी दूर रहती थी मैं यहाँ से, लेकिन तुझ जैसे एक बाबा ने भगा दिया मुझे वहाँ से। पर अब तू मुझे यहाँ से नहीं भगा पाएगा। अब ये कुआं ही मेरा ठिकाना है। तू भागेगी नहीं, पकड़ी जाएगी, मेरी कैद में आएगी। बाबा चुड़ैल को पकड़ने की कोशिश करते हैं और अपने मंत्रों से उस पर प्रहार करते हैं, लेकिन बाबा का कोई भी प्रहार चुड़ैल पर कोई असर नहीं करता है। कर ली कोशिश, अब ले मेरे वार से बच। ऐसा कहकर चुड़ैल बाबा पर अपने नाखूनों से वार करते हैं। बाबा एक तरफ गिर जाते हैं। मेरा मंत्र इस चुड़ैल पर काम क्यों नहीं कर रहा? कुछ तो बात है जो उसकी शक्ति कम नहीं कर रही। तभी बाबा का ध्यान कुएं के पास रखे उन घड़ों पर जाता है जिनमें खून भरा है। बाबा तेजी से उठते हैं और एक घड़ा तोड़ देते हैं। समझ गया, इसी से ताकतवर हो रही है तू, अब नहीं बचेगी। सब लोग जल्दी जल्दी खड़े फोड़ो। नहीं नहीं, मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से, मैं सबको मार डालूंगी। ऐसा कहते कहते चुड़ैल जमीन पर गिर जाती है। अब तो कुछ नहीं कर सकती, इधर आ, इधर आ। ऐसा कहते हुए बाबा चुड़ैल को एक बोतल में बंद कर लेते हैं, वहां से ले जाने लगते हैं। अब तुम लोग खुशी से रहो, ये फिर कभी लौट कर नहीं आएगी। ले जा रहा हूं मैं इसे और अपने साथ हमेशा के लिए रखूंगा। सब लोग बाबा का धन्यवाद देते हैं
और फिर बाबा वहां से चले जाते हैं और सब पहले की तरह खुशी से रहने लगते हैं। सच में अगर एकजुट होकर कोई भी काम करें तो काम सफल जरूर होता है।